हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिवीजन, फेस टू फेस रिवीजन रहेगा। चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, छोटे छोटे पोर्शंस में भी अपलोडेड है और एक कंसोलिडेटेड कंप्लीट चैप्टर की वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे फेस टू फेस इसका रिवीजन। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3 पर आ जाओ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन होता क्या है, मैं हिंदी में आपको पूरी कहानी की तरह इसको चैप्टर को समझा रही हूँ, तो आराम से आपको चैप्टर समझ आ जाएगा। 14 जुलाई 1789 की सुबह की बात है और जो पेरिस का शहर है ना, वहाँ पे पूरा आतंक का माहौल है, अफरा तफरी मची हुई है, पूरा फ्लैशबैक चल रहा है इस समय, अफरा तफरी का माहौल होता है। राजा ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि आप जाइए, जो है शहर में जाइए, ठीक है, और शहर में जाइए, सिटी ऑफ पेरिस में जाइए। और क्या है, एक र्यूमर फैल गई, अब लोगों के बीच में अफवाह फैल जाती है कि भाई राजा जो है उसकी आर्मी आने वाली है और हम सिटीजन्स पर एकदम फायर करने वाली है, हम सबको मार डालने वाली है। ये अफवाह थी, इसमें सच नहीं था। सम 7,000 मैन और वीमेन और कुछ लगभग 7,000 आदमी और औरतें जो होती हैं वो टाउन हॉल में जाके इकट्ठा हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उधर राजा भेज रहा है ना इतनी बड़ी आर्मी, तो हम भी अपनी जो है जनसेना बनाएंगे, मिलिटिया बनाएंगे। वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस जाते हैं क्योंकि उनको भी हथियार चाहिए, क्योंकि उनको आर्मी बनानी है। फाइनली क्या होता है, कई सौ लोगों का ग्रुप जो है वो ईस्टर्न पार्ट की तरफ भागता है, उधर पहुँचता है और जाके बेस्टाइल के किले में जो जेल होती है, या पूरा किला जो है वो तोड़ देता है, उसमें एक जेल होती है। क्योंकि क्यों तोड़ा उन्होंने, इसलिए तोड़ा क्योंकि उनको था, विश्वास था कि हमें यहाँ पर अंदर एम्यूनेशन मतलब गोला बारूद हमको मिलने वाला है, अंदर गोला बारूद चाहिए अगर आपको सेना बनानी है। तो उसकी वजह से अब इस सारी फाइट में क्या होता है, वहाँ का कमांडर जो मारा जाता है, कमांडर मारा जाता है और फिर 7 प्रिजनर वहाँ पर होते हैं। 7 प्रिजनर्स को वहाँ से छुड़ा लिया जाता है, केवल 7 प्रिजनर से, बात ध्यान रखना, ज़्यादा कैदी नहीं थे, लेकिन वो लोग को छुड़ा दिया जाता है। अब जितने भी लोग थे ना हमारे फ्रांस के, तो वो लोग बहुत नफरत करते थे अपने राजा से। अब क्या होता है, राजा से नफरत क्यों करते थे, बेस्टाइल के किले से भी नफरत करते थे। और बेस्टाइल के किले से नफरत इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें अपना राजा पसंद नहीं था, और वो जो किला था ना, वो राजा की डेस्पोटिक पावर का प्रतीक था, राजा की निरकुंज शक्तियों का प्रतीक था। देखो, राजा के पास होती हैं बेलगाम शक्तियाँ। अभी राजा को जो सही लगेगा राजा वो करता था, राजा अपने हिसाब से चलता था, राजा किसी के हिसाब से नहीं चलता था। लोगों को लगता था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, और अति हमेशा जब होती है ना किसी चीज़ की, तो फिर वो वहाँ पर चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड। अब क्या किया, किले को लोगों ने पूरा तोड़ दिया और उसके जो छोटे मोटे पत्थर थे, है ना, जो भी निकल रहा था, वो मार्केट में बिके और लोगों ने उसको सिवेनियर यानी कि निशानी के तौर पर उन पत्थरों को खरीदा और अपने पास रखा। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे पेरिस के अंदर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे दंगे और भी हुए। ये पहला था, हम समझ सकते हैं 14 जुलाई 1789 को जो हुआ, लेकिन इसके बाद फिर दंगे तो मतलब बराबर होने लग गए, लोग विद्रोह करने लग गए थे। मोस्ट पीपल जो थे वो प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट द प्राइस ऑफ ब्रेड। वहाँ पर क्या था, ब्रेड लोगों का रोज़मर्रा का खाने पीने का सामान था, उसका प्राइस भी बहुत बढ़ता जा रहा था। पब्लिक को समझ नहीं आ रहा था कि भैया हम भूखे मरने की नौबत आ गई, तो फिर उन लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। अब जब इतिहासकारों ने इस घटना को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो घटना है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, ये बिगनिंग रही बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स की। इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे घटनाएं हुई। अब लास्ट में क्या दिखाया जाएगा कि राजा को जो है, फ्रांस के राजा को गुलिटन नाम की मशीन के ऊपर उसका गला काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। रानी के साथ भी बताया यही किया जाता है। रानी जो थी बड़ी प्यारी सी सुंदर सी रानी थी और उनको भी मार दिया जाता है। अब लोगों को उम्मीद नहीं थी, लाइन दे रखी है 3rd पेज के लास्ट में लगभग, कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ हो जाएगा। उनको तो लग रहा था कि विद्रोह करेंगे, शायद हमारी कुछ बातें मान ली जाएं। अब आ जाइए पेज नंबर 4 पे, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब यहाँ से कहानी एक रूप लेगी, चैप्टर बेसिकली यहाँ से शुरू है, क्योंकि वो तो आपको बैकग्राउंड दिखाया गया कि पूरे में क्या हो रहा होगा, तो फिर लास्ट उसका क्या हुआ होगा। अब चैप्टर शुरू होता है। अब हमें बताया जा रहा है कि जो फ्रांस की सोसाइटी है, 1774 में होता क्या है, लुइस 16 नाम का एक लड़का होता है, वो बर्बन फैमिली का होता है। जैसे अब मैं भटनागर फैमिली की हूँ, ठीक है, तो वो बर्बन फैमिली का होता है। वो राजा की गद्दी पर बैठता है। जब राजा की गद्दी पर बैठता है, 20 साल का ये लड़का होता है और इसकी शादी होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से। शादी होती है, जब गद्दी पर बैठता है तो देखता है इसका तो पूरा खजाना ही खाली है। अब खजाना खाली क्यों है, इसकी वजहें आपसे पूछी जाएंगी, तो वो आप सुन लिए ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। बहुत सालों से क्या हो रहा था, फ्रांस में जो है बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहे थे, एक देखो युद्ध चलेगा तो डेफिनेट सी बात है बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, तो वो एक पहली वजह थी, उससे बहुत ज़्यादा खजाना खाली हो रहा था। दूसरी वजह ये थी कि राजा का महल बहुत बड़ा, बहुत शानदार था, उसको मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता था, जो वर्साई का महल था उसका। फिर इसके अलावा एक चीज़ आ जाती है कि लुइस 16 ये बेचारे 20 साल का राजा जो था, इसने क्या किया, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से मुक्त होने में बहुत ज़्यादा मदद की थी।
कॉलोनीज़ क्या होती हैं, जैसे हम भी थे एक टाइम पे, ब्रिटेन हम पर शासन करता था, है ना, रहते बाहर थे, पर क्या किया, बाहर से हमारे ऊपर पूरा शासन करते थे, धीरे धीरे हमारे देश में आ गए और फिर हम ही पर पूरा कब्जा कर लिया एक तरीके से हमारे रिसोर्सेज पर। तो इस तरीके से उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज़ भी बना रखी थी ब्रिटेन ने। तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने में इस राजा ने मदद करी। अब घर में तो अपने पास नहीं था खाने के लिए, और सोचो इसने बाहर की भी मदद की, तो खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया था। इनके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था। जो बिलियन लिवरेज जो था, उसका डेप्थ जो था वो उसके पास और ज़्यादा ऐड हो गया। 2 अरब बिलियन लिवरेज इनके ऊपर पहले से कर्जा चल रखा था। अब क्या होता है, यहाँ पर उधार मांगने वाले आने लग जाते हैं कि भैया हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। सबको चाहिए, राजा अपनी जेब से थोड़ी दे रहा था, वो भी जो उधार देने वाले तो उनसे ले लेके इतना सारा पैसा जो है राजा ने ले रखा था। अब इन्होंने कहा कि भैया 10% जो है हम ब्याज लेंगे। तो जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो फ्रांस का बजट है ना, उसका 10% बजट, मतलब बजट का ये जो 10% इंटरेस्ट ले रहे थे ये जो क्रेडिटर्स थे, वो बजट का इतना ज़्यादा पार्ट तो पता है इन लोगों को पेमेंट देने में ही चला जाता था कहीं ना कहीं। अब इसके अलावा राजा के पास बहुत सारे रेगुलर एक्सपेंसेस भी थे, जैसे कि उनको बहुत बड़ा अपना महल था, उसको भी मेंटेन करना है, आर्मी को मेंटेन करना है, कोर्ट को मेंटेन करना है, गवर्नमेंट को रन कराना है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनको रन कराना है, यूनिवर्सिटीज़ को रन कराना है। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब स्टेट के पास, यानी राजा के पास, हम कह सकते हैं सरकार के पास कोई भी तरीका नहीं बचा कि भाई हम टैक्स बढ़ाएं। पैसा और कहाँ से आएगा, राजा कोई नौकरी करने तो नहीं जाता था, तो उन्होंने टैक्स बढ़ाया जाए। लेकिन उस समय हम कह रहे थे कि केवल ये चीज़ जो है सफिशिएंट नहीं थी, सफिशिएंट नहीं थी। फ्रांस की जो सोसाइटी थी 18वीं शताब्दी में जो था, केवल राजा का सोचना ही एक वो नहीं था कि राजा ने सोच लिया और टैक्स बढ़ गया, ऐसा नहीं था। फ्रांस की सोसाइटी उस समय स्टेट्स में बटी हुई थी, और क्या था कि उस स्टेट में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इस तरीके से सोसाइटी बटी थी। फर्स्ट स्टेट में क्या था, क्लर्जी थे। हम कह सकते हैं कि पूरी सोसाइटी 3 कैटेगरीज में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट जो था उसमें क्लर्जी आते थे, बिशप वगैरह समझ लो, जो चर्च के पादरी वगैरह होते हैं वो लोग आते थे। उनको बहुत लाभ मिलता था, लोग उनको टैक्स वगैरह देते थे, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, तो मतलब एक तरीके से वेल प्रिविलेज्ड थे, उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे। दूसरे नंबर पर आती है नोबेलिटी। नोबेलिटी में मतलब क्रीमी लेयर ऑफ द सोसाइटी आ गई है आपकी, जिनके पास जैसे राजा हो गए, मंत्री हो गए, है ना, राजा के रिश्तेदार हो गए, तो ये लोग बड़े अमीर अमीर लोग जो थे वो नोबेलिटी में आते थे। इसके बाद थर्ड जो है हमारी लेयर आती है, थर्ड स्टेट आता है सोसाइटी का, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये लोग तो होते ही थे, ये लोग थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ग था। लेकिन इसके अलावा पूरा नीचे का वर्ग, जैसे पीजेंट्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, स्मॉल लैंडलेस लेबर हो गई, सर्वेंट्स हो गए, मतलब बहुत ही गरीब तबका भी इसके अंदर आ जाता था। तो होता क्या था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में जो थर्ड स्टेट वाले थे उन्हें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों को ही टैक्स पे करना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। एक तो ये पहले ही गरीब, ऊपर से इनको देना भी पड़ता था। ये भी प्रॉब्लम बनेगी, इसकी वजह से भी इन्होंने विद्रोह किया था। आगे पढ़ लेते हैं। सोसाइटी में क्या था, फ्यूडल सिस्टम बहुत ज़्यादा था, मिडिल एजेस से चला जाता। अगर हम बात करते हैं ओल्ड रिजीम की, 1789 के पहले का जितना भी टाइम है ओल्ड रिजीम का टाइम कहलाता है। तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तो यही कि ना फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में पूरा समाज बटा हुआ था। इसके बाद अभी चेंज होगा, जो 1789 के बाद का टाइम है ना, उसके बाद चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन उसके पहले का टाइम ओल्ड रिजीम था और फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट वाली कहानी तब चल रही थी। अब फ्रांस की सोसाइटी को अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर पीजेंट्स यानी कि किसान बहुत ज़्यादा लोग थे। 90% लोग जो थे, पॉपुलेशन जो थी वो किसान थी उस समय। और लेकिन उनके पास बहुत छोटा पार्ट था, जो लैंड थी उनकी वो उनके पास नहीं थी। 90% लोग किसान हैं पर लैंड उन लोगों के पास नहीं है। बहुत कम ही लोगों के पास लैंड हुआ करती थी अपनी। अबाउट 60% जो लैंड थी उसको ओन करते थे नॉबल्स लोग या चर्च के लोग या अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। जैसे हमने बताया थर्ड स्टेट में बिग लैंड लॉर्ड्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनके पास ज़मीनें होती थी। तो बेचारा जो गरीब तबका है वो और दबता चला जा रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चर्च के या अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैं, वो लोग पैसा भी मतलब एक तरीके से बहुत उन लोगों के पास हुआ करता था। मेंबर्स ऑफ फर्स्ट टू स्टेट जो थे, जैसे क्लर्जी और नोबेलिटी, वो इंजॉय करते थे सर्टेन प्रिविलेजेस को। प्रिविलेज वर्ड का मतलब होता है विशेष अधिकार। तो इनको बहुत विशेष अधिकार मिले हुए थे, बाय बर्थ ही मिलते थे। अब आप राजा का बेटा बन के पैदा हो गए तो मतलब समझ लो तुम्हारी लाइफ सेट हो गई। चर्च में पादरी का बच्चा बन के पैदा हो गया, लाइफ सेट है, तुमको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है आप। लेकिन अब आगे आगे क्या होगा, अब नॉबल्स जो लोग थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस को भी इंजॉय करते थे। अब इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। धीरे धीरे इनको ना, जो हमारे गरीब तबका है उसको क्या करना पड़ता था, सर्विसेज देनी पड़ती थी अपने लॉर्ड क्या, उसको उनके घर में भी काम करना पड़ता था, उनकी फील्ड में भी काम करना पड़ता था, है ना, आर्मी में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, रोड्स बनाने में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। तो इस तरीके से थर्ड स्टेट जो है वो दबाया जा रहा था। चर्च जो था उनसे टाइट्स नाम का एक टैक्स लेता था, जैसे कि
10%, मान लो कि आपने 100 किलो गेहूँ उगाया तो 10 किलो आपको चर्च को देना ही देना है। दिस इज़ कंपलसरी कि उस समय टाइट नाम का टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारा सरकार है, जो राजा है, वो भी डायरेक्ट टैक्स वसूल कर रहा है, जिसको हम टले बोलते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स है। मान लो कि वो कितना भी हो, जैसे आज भी आपको 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, आपको देना ही देना है। आपने आपकी सैलरी आई, आपका टैक्स फट से कट जाता है। ऐसे ही राजा को अलग टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था, जैसे हमें भी देना पड़ता है। अब देखो, बची हुई 70% सैलरी जो हमारे पास होती है, उसमें से अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो हर एक चीज़ पर भी हम टैक्स देते हैं। ऐसे उस ज़माने में जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो टाइट्स नाम का टैक्स चर्च को दे रहे हैं, टले नाम का टैक्स जो है वो राजा यानी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। उसके अलावा वो छोटी मोटी चीज़ों पे जैसे सॉल्ट है, तंबाकू है, अगर वो डेली यूज़ की चीज़ें खरीद रहे होते थे तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था। अब ये तो कहानी हो गई पेज नंबर 4 की। आ जाओ पेज नंबर 5 की तरफ। पेज नंबर 5 पे तुम्हें दिखा रखा है स्ट्रगल टू सर्वाइव। लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। हुआ क्या, अचानक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 23 मिलियन थी 1715 में, 1715 में लोग थे केवल 23 मिलियन फ्रांस में, और उसके बाद 1789 आते आते 28 मिलियन लोग हो गए। अब जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, इतनी जल्दी उगा तो नहीं सकते इतना सारा, तो इतना बन ही नहीं पा रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब कोई चीज़ कम है मार्केट में तो उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से ब्रेड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये स्थितियाँ जो हैं, कैसे बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। मान लो कि मैं वर्कर हूँ, मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, तो वर्कर्स लोगों के साथ क्या हो रहा है, मुझे मान लो 50 रुपये पर डे ही मिल रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। 50 रुपये मान लो 1 किलो गेहूँ आ रहा है, मेरे फैमिली को 1 किलो गेहूँ लग रहा है, लेकिन अब 50 रुपये में 100 ग्राम गेहूँ आएगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे ना। तो वो वाली स्थिति आ गई थी कि वेजेस नहीं बढ़ रहे थे जो वर्कर्स के, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का टाइम आ गया था, यानी कि आप अपनी बेसिक चीज़ें भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, खाने पीने जैसा बेसिक आपका वो भी नहीं बन पा रहा है। अब ये ओल्ड रिजीम में इस तरह की प्रॉब्लम्स तब और ज़्यादा बढ़ जाती थी जब हेल पड़ जाए, यानी ओले पड़ जाएँ या सूखा पड़ जाए। दोनों ही स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फसल की तो और महंगाई बढ़ जाती थी। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 6 की तरफ। 1.3 पॉइंट है हमारा, ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। अब धीरे धीरे क्या होता है, हमारे समाज में मिडिल क्लास आता है। एक ज़माना था जब हमारा अमीर वर्ग और बिल्कुल गरीब वर्ग, दो ही वर्ग हुआ करते थे, लेकिन जब टाइम आता है मिडिल क्लास का, तब उन लोगों ने कल्पना करी कि ये राजा को, ये चर्च को, है ना, हम इतने अधिकार दे क्यों रहे हैं, क्यों है, मतलब इनके भी 2 हाथ पैर, आँख नाक कान हैं, ये भी एक शरीर है, आत्मा इनके अंदर, इन्हें भी दर्द होता है और हमें भी उतना ही दर्द होता है, हमें भी चीज़ें चाहिए, इनको हम इतने विशेष अधिकार दे क्यों रहे हैं, ऐसा क्या है ना, जो हम इनकी इतनी जी हजूरी कर रहे हैं, इनको हटाओ। जिन्होंने कल्पना करी, इसके पहले के तो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, मतलब राजा तो उनके लिए भगवान हुआ करता था पहले। अब पास्ट में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि पास्ट में लोगों ने कोशिश नहीं करी, पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने बहुत उन्होंने पार्टिसिपेट किया रिवॉल्ट्स में अगेंस्ट, कि जब राजा टैक्स बढ़ा रहा है तब, या फिर फूड की कमी होती थी तब पास्ट में भी लोग थोड़ा बहुत बोलते थे। बट क्या था, उस समय उनके पास मीन्स और प्रोग्राम नहीं थे, यानी कि ना तो उन पर कोई साधन था कि वो राजा जैसी बड़ी अथॉरिटी के साथ फाइट कर सके, ना उनके कोई प्रोग्राम्स थे, कोई योजना नहीं बना पाते थे, इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं थी। एक तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, क्या प्लान कर पाते, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता था, वो समाज में कोई सोशल या इकोनॉमिक बहुत बड़ा ऑर्डर चेंज नहीं कर पाते थे, मतलब कुछ बदलाव ला नहीं पाते थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप। अब ये इस तरह का बदलाव लाया कौन, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो बहुत प्रॉस्परस हो गए थे, जो जिनके पास थोड़ा पैसा आ गया था और जिनके पास थोड़ी एजुकेशन आ गई थी, क्योंकि एजुकेशन आपको नए नए आइडियाज़ देती है। इसके बाद 18th सेंचुरी इस बात की विटनेस है कि समाज के अंदर एक मिडिल क्लास आने लग गया था, इमरजेंस होने लग गया था। अब ये मिडिल क्लास आया कैसे, इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ ट्रेड करी थी, कुछ लोगों ने ओवरसीज़ ट्रेड की थी, समुद्र पार व्यापार किया, इन्होंने वुलन का व्यापार किया, या सिल्क के, वुलन के और सिल्क के जो है वो कपड़े बनाए, उसको ये लोग बाहर भी बेचते थे, बाहर के देशों में, है ना, समुद्र पार। या फिर हमारे जो थर्ड स्टेट के अमीर रिच वर्ग है ना, तो वो लोग भी इनका सामान खरीद लिया करते थे, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इस तरह के लोग भी हमारे थर्ड स्टेट में हुआ करते थे। अब इसके बाद एजुकेटेड लोग ये बिलीव करते थे कि जो प्रिविलेजेस ना समाज में ये जो मिल रहे हैं इनको, ये बाय बर्थ नहीं होने चाहिए। आप काबिल हो तो आपको मिले, बाय मेरिट मिलना चाहिए, आपकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए, बट बाय बर्थ नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी कुछ भी। अब आगे इस तरह के आइडियाज़ जब इक्वल लॉ के, फ्रीडम के लोग पढ़ते हैं, जब पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़ते भी होंगे ये सब चीज़ें, तो इनको लगने लगता था कि नहीं यार, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल होने चाहिए। और इस तरह के आइडियाज़ को आगे कौन बढ़ा रहा है, फिलोसोफर्स उन्होंने रखा, जैसे जॉन लॉक हो गए, जॉन जॉक रूसो हो गए, उन लोगों ने इस तरह के फिलोसोफर्स आए, इस तरह के आइडियाज़ को उन्होंने और आगे बढ़ाया, लोगों को समझाया। इन द टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने
रिफ्यूट मतलब खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत। क्या कौन सा सिद्धांत नहीं होना चाहिए? कि राजा को डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट मिले। मतलब हम राजा को ये कहें कि राजा कोई देवी देवता का रूप है ना, या राजा को एब्सोल्यूट राइट है कि वो जो चाहे कर सके। उसने कहा नहीं होना चाहिए ये सब। इवन रूसो जो थे उन्होंने इस आइडिया को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है ना वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से होनी चाहिए लोगों के बीच में और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। अब मॉन्टेस्क्यू नाम के एक लेखक थे, उन्होंने अपनी द स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पावर कैसी होनी चाहिए? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जैसे आज हमारे देश में है ना वैसी पावर होनी चाहिए, बंटना चाहिए। तो जो मॉन्टेस्क्यू का ये मॉडल था ना कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर बटी हुई होनी चाहिए। जब 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ ब्रिटेन से आज़ाद होती हैं तो वो अपने यहाँ इस तरह की गवर्नमेंट बनाती हैं। फ्रांस में आप देखा जो थिंकर्स थे उन्होंने देखा कि भाई अगर ये अमेरिकन कॉलोनीज़ जो है इस तरह की गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर सकती हैं तो हमारे समाज में भी ये सब कुछ हो सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? इस तरह के जो आइडियाज़ थे फिलोसफर्स के, अब सैलून में, कॉफ़ी शॉप्स में, लोगों के बीच में, बुक्स में, न्यूज़पेपर में, सब जगह आने लगे और लोग जो है इनको काफ़ी सुनने लगे, पढ़ने लगे। इवन जो अनपढ़ लोग थे वो उन लोगों को तो बोल बोल के बताया जाता था, कॉमन पीपल को जगह जगह। अब एक बार बात फैलती है कि राजा जो है फिर से टैक्स बढ़ाने वाला है। अब यहाँ पर तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक तो वैसे ही उन पर खाने के लिए नहीं है, वो वैसे ही परेशान है। अब खबर आ गई कि राजा टैक्स भी बढ़ाने वाला है, तो फिर अब यहाँ कहानी हो जाती है और ज़्यादा डिफिकल्ट। अब अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 8, सेकेंड टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि लोग परेशान क्यों थे और क्या चल रहा था समाज में। अब कैसे क्रांति आ जाती है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, किसी को बहुत ज़्यादा ही दबाओगे एक दिन वो फट जाएगा, बस ये प्रकृति का नियम है। वही कुछ हुआ था। लुइस 16 जो था उसने क्या किया, इंक्रीज़ करे टैक्सेस। आपको पता ही है लुइस 16 को टैक्सेस क्यों इंक्रीज़ करे थे, रीजंस आपने प्रीवियस जो सेक्शन है उसमें पढ़ लिया था, है ना। उतने सारे खर्चे थे उसके पास, वो 13 कॉलोनीज़ को मुक्त कराने वाला, उसका पूरा खाली हो गया था, महल खाली हो गया था, बहुत सारे खर्चे थे। तुम क्या सोचते हो कि मतलब किस तरीके से जो है उसने सब कुछ किया होगा? फ्रांस के ओल्ड रिजीम में हमने कहा कि मुनाक जो था, राजा जो था ना, वो खुद अकेले डिसाइड नहीं कर सकता था कि उसको टैक्स लगाना है, उसको मीटिंग बुलानी पड़ती थी, ठीक है। स्टेट जनरल की मीटिंग कहलाती थी। अब स्टेट जनरल की मीटिंग क्या है? स्टेट जनरल जो एक पॉलिटिकल बॉडी है, इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, फर्स्ट स्टेट के, सेकंड स्टेट के, थर्ड स्टेट के, इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। हम कह सकते हैं कि मोनार्क जो था ना वो डिसाइड ये कर सकता था कि मीटिंग कब बुलानी है, ये कभी नहीं कर सकता था कि कहीं ना कहीं वो ये नहीं कर सकता था कि खुद ही टैक्स बढ़ा दे। अब 5 मई 1789 में लुइस 16 जो है वो असेंबली की मीटिंग बुलाता है, ठीक है, इस प्रपोजल को पास करने के लिए। उसको पूरा यकीन था कि मैं बुलाऊंगा तो ये प्रपोजल पास भी हो जाएगा। तो वो मीटिंग बुलाता है टैक्स पास करने के लिए, तो मीटिंग बैठ जाती है। अब हॉल को बहुत सजाया जाता है, वहाँ पे डेलीगेट्स आ रहे होते हैं, खूब हॉल को प्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी वाला, सेकंड स्टेट नॉबिलिटीज़ वाला, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और 600 लोग आ जाते हैं हमारे थर्ड स्टेट से। थर्ड स्टेट से लोग कौन से आते हैं? थर्ड स्टेट की क्रीमी लेयर आती है, मतलब अमीर अमीर लोग, जो लोग होते हैं, बिग बिजनेसमैन हो गए या लॉयर्स वगैरह हो गए, पढ़ा लिखा वर्ग। हमें पता है कि भाई पढ़ा लिखा आता है। यहाँ तक कि हमारे जो पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, औरतें, उनको तो अंदर आना भी अलाउ नहीं था उस महल के अंदर। तो इन लोगों ने क्या किया, 40,000 लेटर लिखे और 40,000 लेटर जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ वो भेज दिए। ठीक है जी, अब भेज दिया। अब वोटिंग होती है, वोटिंग शुरू होती है। तो वही हो रहा था कि फर्स्ट स्टेट का एक वोट, सेकंड स्टेट का दूसरा वोट, थर्ड स्टेट का तीसरा वोट। अब क्योंकि थर्ड स्टेट के पढ़े लिखे, प्रॉस्परस, एजुकेटेड लोग आए हुए हैं, वो समझते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली बात है कि आप दोनों वोट डालोगे, आप टैक्स बढ़ा दोगे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हर एक का एक वोट होना चाहिए, आप ऐसी व्यवस्था करो। राजा माना नहीं, राजा ने कहा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो लोग गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रखा है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से 1 पर्सन 1 वोट होता है। और ये चीज़ क्या दे रखी है, फिलोसोफर जैसे रूसो है, उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी इस तरह की बातें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा है। जब राजा रिजेक्ट कर देता है ना, तो ये लोग सब बाहर चले जाते हैं। अब ये सारे के सारे बाहर आज तो चले गए, 5 मई को तो चले गए, 5 मई 1789 को ये हॉल से बाहर चले जाते हैं। लेकिन 20 जून को ये यहाँ पर असेंबली हॉल में इकट्ठा होते हैं। इंडोर एक टेनिस कोर्ट होता है, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं वर्साई के ग्राउंड में। ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक नेशनल असेंबली बनानी होगी। मानो ग्रुप ऑफ पीपल जैसे वो नेशनल असेंबली बोलेंगे, हमारी नेशनल असेंबली। फिर एक कसम खाते हैं हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम एक ऐसा कानून, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते, एक ऐसी रूल बुक नहीं बना देते जिसमें कि राजा की पावर को हम कंट्रोल कर सके। राजा के पास इतनी पावर है,
है ना। तो लोग परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। अब यहाँ पे इनके 2 लीडर बने, 2 लोग, नाम याद रखना, लीडर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, मिराबियो और आबेसियस। अब मिराबियो जो था वो नोबल फैमिली का था, वो कोई थर्ड स्टेट का आदमी नहीं था, वो अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली का बंदा था, नोबल फैमिली का था, फिर भी इनको मदद करता है। लेकिन वो कन्विंस्ड था कि इस तरह की चीज़ें ना डू अवे होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए सोसाइटी से, जो फ्यूडल प्रिविलेजेस वगैरह इनको मिले हुए हैं। इसने क्या किया था कि ब्रॉट आउट अ जनरल, इसने एक पत्रिका भी निकाली थी, उसमें डिलीवर, इसने स्पीचेस भी डिलीवर करी थी लोगों के सामने, क्राउड के सामने। और आबेसियस जो था वो भी कोई थर्ड स्टेट का आदमी नहीं था, वो एक प्रिस्टिक पादरी था, जबकि देखो पादरी लोगों को उस समय पैसा मिलता था, फिर भी ही वॉज अ गुड पर्सन, वो समझता था लोगों की प्रॉब्लम, तो वो भी इनका साथ देता है। उसने भी कुछ पैम्फलेट्स वगैरह लिखे, ठीक है। और उसने एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? आबेसियस। आबेसियस कौन था? एक प्रेस्ट था, ठीक है। आगे चलो, जब नेशनल असेंबली जो थी बिजी थी इधर वर्साई में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, तो फ्रांस जो था पूरा आंदोलित हो रहा था, फ्रांस में बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। हुआ क्या, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड के कारण सारी फसल जो है ख़राब हो जाती है फ्रांस में। अब ख़राब हो जाती है तो क्या होता है, बेकर्स क्या कर रहे थे कि जितना फसल उगाए, जितनी ब्रेड बन पा रही है वो अपने यहाँ होल्ड कर रहे थे, मतलब इकट्ठा कर ले रहे थे। होता है ना, आप इकट्ठा कर लोगे फिर बाद में आप महंगा बेच सकते हो, तो वो लोग इकट्ठा कर ले रहे थे, उनको था। अब यहाँ पर क्या होता है, कई घंटे की लाइन लगी होती है बेकरी के बाहर औरतों की। जब लाइन लगी हुई होती है तो औरतें जो होती हैं परेशान हो जाती है। जब ये कहता है कि बेकरी वाला बोलता है कि मैं नहीं है, तो लोग धावा बोल देती हैं। अब जब इधर ये धावा बोलती हैं, है ना, शॉप के ऊपर, तो राजा 14 जुलाई 1789 की बात है, ध्यान करो, हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था। तो राजा ने अपनी आर्मी भेजी थी इस लड़ाई को शांत करने के लिए। लोगों में खबर क्या फैली कि राजा जो है मरवाने भेज रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। आगे आओ, इन लोगों ने गुस्से में जाके बेस्टाइल का किला विला तोड़ दिया। इधर कंट्री साइड में, जहाँ जहाँ शहर में ये सब कुछ चल रहा है, इधर गांव में क्या चल रहा था, गांव में एक खबर फैलती है, गांव में एक र्यूमर फैलती है कि भाई जो लॉर्ड्स ऑफ मैनोर हैं, जागीरों के जो मालिक हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनों के जो मालिक हैं, वो अपने बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स कहीं ना कहीं अपने लठायत, अपने गुंडे भेज रहे हैं इनकी फसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, लोग डर भी गए, घबरा भी गए, गुस्सा भी बहुत आया। इन्होंने क्या किया, उठाए अपने औजार, है ना, होज हैं, पिच फोक्स हैं, इन्होंने उठाए और जाके शर्टों पे हमला कर दिया। शर्टों इज़ लाइक जो बड़े बड़े ज़मींदारों के घर होते हैं ना, उसके ऊपर जाके इन्होंने हमला कर दिया गुस्से में। और वहाँ पे जितना भी होर्डेड ग्रेन्स वगैरह थी उस पर सारा कब्जा कर लिया, जमा कर रखा होगा इन्होंने अनाज वगैरह। प्लस जो कागजात थे ना, जो मोनोरियल ड्यूज़ के जो रिकॉर्ड्स थे, होता है गांव में जागीरदार से लोग पैसा उधार ले लेते हैं और फिर वो कागज़ पे अंगूठा लगवा लेता है कि भैया लगा दो, तुम्हारी ज़मीन मेरी अगर तुमने पैसा नहीं दिया। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पे भी वो लोग जला देते हैं सारे के सारे। अब ये सब कुछ जब देखा जाता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो लोग जो अमीर लोग हैं जिनके घरों में ये लोग घुस गए हैं, वो लोग नेबरिंग कंट्रीज़ में भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं सब कुछ देख कर। अब राजा भी यहाँ पर कर गया, घबरा जा रहा है। जब इतना सब कुछ हो रहा है शहर में, वहाँ बेकरी शॉप पे इतना कुछ हो गया, यहाँ गांव में इतना कुछ हो गया, तो राजा जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भैया, मैं मान गया कि तुम्हारी नेशनल असेंबली है, अब मैं नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करता हूँ, इसकी पावर को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी जितनी भी पावर है वो इसके हिसाब से चलेगी, ठीक है। अब मरता क्या ना करता, वो वाली स्थिति में राजा आ जाता है। अब 4 अगस्त 1789 को क्या होता है, असेंबली एक डिक्री पास करती है, एक ऑर्डर पास करती है कि जितना भी फ्यूडल सिस्टम ये जो चल रहा है, ये टैक्स वगैरह दिया जा रहा है चर्च वर्च को, ये हटा दिया जाए। फ्यूडल सिस्टम एंड ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, इसको हटाया जाए, अबॉलिश किया जाए। तो मेंबर्स जो क्लर्जी के होते हैं 2/4, उनको भी कहा जाता है कि आपको जो प्रिविलेजेस, आपको जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो अब आपसे छीन लिए जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, ये जितना चर्च के लोगों के हाथ में इतनी सारी ज़मीनें होती हैं ना, ये कॉन्फिस्केटेड, इन पे कब्जा कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ गवर्नमेंट के पास काफ़ी पैसा आ जाता है, 2 बिलियन लिवरे जो है सरकार के हाथ में आ जाते हैं। अब फ्रांस बन जाता है 2.1 पे आओ, पेज नंबर 10। फ्रांस जो है बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब राजा की पावर किसके अनुसार चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चल रही है। अब यहाँ नेशनल असेंबली जो है अपने ड्राफ्ट को कंप्लीट करती है, ईयर याद रखना 1791 में। अब यहाँ पर जब नेशनल असेंबली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा था कि लिमिट करनी है राजा की पावर को किसी तरीके से। अब राजा जो है, दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड, अब ये हो रहा था कि भाई एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो नेशनल असेंबली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर। अब आप को गवर्नमेंट इस तरीके की चाहिए तो चुनाव भी होंगे। तो फ्रांस जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। अब चुनाव की बात आती है, 1791 में जितना भी ये पावर था लॉ बनाने का, ये नेशनल असेंबली के हाथ में आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। अब यहाँ क्या है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती थी, मतलब नेशनल असेंबली में भी जाने के लिए आपको इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। अब इलेक्शन का भी मैं तुम्हें बताऊँ, 2 तरीके के समझ में मेंबर थे, एक्टिव मेंबर और पैसिव मेंबर। एक्टिव मेंबर कौन होते थे, जो अपने 3 दिन के वेजेस, माने अपने
आपने 30 दिन कमाया, उसमें से 3 दिन के जो पैसे हैं वो सरकार को एज अ टैक्स दे रहे हो, आप 25 साल से ऊपर के हो और आप आदमी हो, तभी आप जो है इलेक्ट्रोड्स को चुन सकते हैं, यानी कि उन लोगों को जिनमें से नेशनल असेंबली के मेन सदस्य चुने जाएंगे। जैसे होता है ना, आपने कुछ लोगों का ग्रुप चुना, फिर वो चुने हुए लोग जो हैं वो मेन लोगों को चुनेंगे। इस तरीके से अब औरतों को तो बिल्कुल, मतलब औरतों के तो अधिकार के बारे में कोई बात ही नहीं चल रही है, मतलब कुछ सोच ही नहीं रहा है अभी तक। इवन गरीबों के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है कि उनको अधिकार मिलेंगे, क्योंकि तुम याद करो, इस बात को कनेक्ट करो। यहाँ पे नेशनल असेंबली बनाई किन लोगों ने थी? जो समाज के प्रॉस्परस लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, तो वो चाह रहे थे कि अधिकार भी उन्हीं लोगों को मिल जाए। अब यहाँ पर ये सब हो रहा है। इसके अलावा अभी देखना, औरतें भी फिर इसके खिलाफ जो आगे हंगामा करेंगी। आप चलो जी, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले पेज पे, पेज नंबर आ जाओ अभी आप 11 पे। कॉन्स्टिट्यूशनल में डिक्लेरेशन ऑफ राइट के बारे में बात है। बिल्कुल स्टार्टिंग में लोगों को अधिकार दिए गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, ओपिनियन रखने की बात कही गई, इक्वालिटी का अधिकार है लॉ के आगे। इस तरीके से कहा गया कि जो ये सारे अधिकार हैं, नहीं इंसान को, अगर वो फ्रांस में पैदा हुआ है तो जन्म जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ स्पेशल उसको करना पड़ेगा। कमिंग टू दी नेक्स्ट पेज, आ जाओ जी, रीडिंग सिम्बल्स। आपको कुछ सिम्बल्स हैं, मैं फटाफट बता देती हूँ। पेज नंबर 12 और 13 अब मैं पढ़ रही हूँ। सिम्बल में पहला आपको ब्रोकन चेन दिखा रखा है। ब्रोकन चेन का मतलब होता है कि स्लेव्स के आज़ाद होने की ये इंडिकेशन देता है ना। चेन्स यूज़ की जाती थी स्लेव्स को बांध के रखने के लिए। ब्रोकन चेन का मतलब हुआ कि आप आज़ाद हैं। एक बंडल ऑफ रॉड्स का मतलब है कि एकता में शक्ति है। एक आंख दिखा रखे जो हर तरफ देख रही है, इसका मतलब होता है कि हर तरफ जो है वो क्या है, स्टैंड्स फॉर नॉलेज, मतलब द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ज्ञान है, हर तरफ ज्ञान है, हर तरफ फैला हुआ है। एंड जो रेज हैं सन की विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। इस तरीके से अज्ञानता जो है वो जा रही है इसके उजाले के कारण, ज्ञान के उजाले के कारण। सेप्टर को दिखा रखा है, वो राजा की पावर को दिखाता है, रॉयल पावर को। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, इटर्निटी को दिखा रहा है कि मतलब चलता रहेगा चलता रहेगा। ऐसे गोल गोल दिखा रखा है ना, तो कुछ ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। एक कैप दिखा रखी है रेड कलर की, वो दिखाया है कि जब स्लेव आज़ाद हो जाते थे तब वो लोग ये कैप पहनते थे। ब्लू वाइट और रेड कलर जो है वो फ्रांस के नेशनल कलर हैं। एक विंग्ड वीमेन दिखा रखी है उड़ती हुई, तो पर्सोनिफिकेशन है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कानून की देवी, आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, ऐसे इनका विंग्ड वीमेन दिखा रखी थी, पर्सोनिफिकेशन है। लॉ टैबलेट दिखा रखी है, मतलब इक्वल है, लॉ के आगे सभी लोग इक्वल है। आ गए हम, आधा घंटा देखो होने वाला है और हम आ गए अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। पेज नंबर आ जाओ 14 पे। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब फ्रांस में क्या होता है, मोनार्की समाप्त हो जाती है, राजा का शासन समाप्त होता है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे और फ्रांस बन जाता है गणतंत्र। देखो सिचुएशन फ्रांस की ना कंटिन्यूड टेंसपूर्ण चली जा रही है। अब राजा जो है, सुन तो लिया, उसने कह तो दिया कि ठीक है नेशनल असेंबली को मैं मान लूँगा, पर किसी के हाथ से आप इतनी सारी पावर छीन लोगे तो क्या वो मान जाएगा? ऐसे ही चुप बैठेगा? नहीं। तो हमारा राजा भी चुप नहीं बैठता। लुइस 16 ने साइन तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, लेकिन उसने सीक्रेट जो है नेगोशिएशंस करना शुरू किया आसपास के राजाओं के साथ। उसने पर्शिया के रूलर्स के साथ, जो है किंग्स ऑफ पर्शिया के साथ, रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ मिलकर क्या किया, कहीं ना कहीं मतलब फ्रांस के जो डेवलपमेंट हो रहे थे ना, इससे लोग परेशान थे। इसने नेगोशिएशन किया आसपास के लोगों के साथ, राजाओं के साथ। तो आप सब लोगों ने देखा कि अगर फ्रांस में इस तरीके से राजा को हटा दिया जा रहा है या राजा से पावर छीन ली जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी इसका इम्पैक्ट पड़ जाए। इधर ये लोग प्लान कर रहे थे कि हम अपनी जनता भेजेंगे, पुट डाउन करेंगे इन इवेंट्स को, दबाएंगे और समर तक 1789 के। लेकिन ये लोग कुछ कर पाते, राजा लोग कुछ कर पाते इसके पहले कि नेशनल असेंबली ने क्या किया, वोटेड इन अप्रैल 1792। तो इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम जो है डिक्लेयर कर रहे हैं वॉर पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। अब थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो थे वो इकट्ठे हो जाते हैं और आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं कि भैया ठीक है, क्योंकि लोगों को लग रहा है फाइट लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए। तो लोग जो होते हैं नेशनल असेंबली वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं। इधर यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा होता है, ये लोग देखते हैं कि वॉर, दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल। लोगों को लगता है कि हमारे लिए वॉर हो रही है अगेंस्ट राजाओं के, एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ। अब सब लोग जो हैं ऑल ओवर यूरोप इस तरह के दंगे फैल जाते हैं। लोग जो होते हैं मसलिस नाम का सॉन्ग गा रहे होते हैं, क्योंकि मरसाई नाम की एक जगह से लोग जब पेरिस के लिए निकले थे तो वो कोई गाना गा रहे होंगे, और बाद में यही मर्सिलस जो है नेशनल एंथम बनता है फ्रांस का। 1 मार्कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखना। अब यहाँ से आगे कहानी बढ़ती है। रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो होती हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे थे। चाहे दुनिया की कोई भी वॉर हो, भैया पैसा खर्च होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। जब आदमी लोग, क्योंकि हमने कहा कि वॉलंटियर्स बहुत सारे थे जिन्होंने नेशनल असेंबली की इस आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, तो आदमी लोग तो भैया जो थे वो बिजी थे पूरा फाइट में, फ्रंट में। लेकिन यहाँ औरतें जो थी वो कमाई करने के लिए भी घर से बाहर जा रही हैं, घर भी देख रही हैं, फैमिली भी देख रही हैं। बहुत सारा जो सेक्शन था सोसाइटी का, लार्ज सेक्शन एंड पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी क्रिएटेड कैरिड फर्दर।
अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इस तरह की जो क्रांति है इसको आगे चलने देना चाहिए। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना क्या किया, ये समझ लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने 1791 में बनाया उसमें अधिकार तो आपने बड़े लिमिटेड लोगों को दिए, रिचर सेक्शन को दिए, कॉमन पीपल तो अभी भी वहीं का वहीं बैठा हुआ है। उनका नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इसको आगे बढ़ाओ क्रांति को। तो लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए। क्लब्स लाइक समझते हो ना, जैसे आपने अपना ग्रुप बना लिया, आपने उसको नाम दे दिया कि हमारा ये क्लब है, हम यहाँ आएंगे, बातें करेंगे, अपनी योजनाएं बनाएंगे, हमें आगे कैसे करना है। तो इस तरह के क्लब्स बनने लग जाते हैं। पॉलिटिकल क्लब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। लोग वहाँ आते थे, डिस्कस करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है या गलत है, उसको डिस्कस करते थे, अपने प्लान्स को डिस्कस करते थे, आगे क्या करना चाहिए। मोस्ट सक्सेसफुल क्लब की अगर हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैकबिन क्लब बनता है। अब इसको नाम मिला था कॉन्वेंट ऑफ सेंट जोसेफ, जो कि जैकब के नाम पे, जो कि पेरिस के थे, सेंट जैकब के नाम पे। अब औरतों ने भी पता है बहुत पार्टिसिपेट किया। औरतों की क्योंकि राइट्स की कोई बात ही नहीं कर रहा था, तो वो लोग भी बहुत भरी बैठी थी, बहुत गुस्से में थी, तो उन्होंने भी अपने क्लब्स बनाने शुरू किए। इन क्लब्स के बारे में बताया जा रहा है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। मेंबर्स जो थे जैकबिन क्लब के, वो बिलोंग करते थे मेनली, अब जैकबिन क्लब बन रहा है, देखो नेशनल असेंबली और जैकबिन क्लब में बहुत अंतर है, ध्यान से समझना। नेशनल असेंबली बनी थी प्रॉस्परस लोगों की, एजुकेटेड लोगों की, क्योंकि वही लोग आए थे वहाँ पर महल में। यहाँ पर जैकबिन क्लब बनता है बिल्कुल कॉमन पीपल का, क्योंकि बनाया ही उन लोगों ने जिनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत लेस प्रॉस्परस सेक्शन था सोसाइटी का, जैसे छोटे छोटे स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, शू मेकर वाले हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए। अब ये सब होता है। इनका लीडर बनता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। भाई बहुत गांठ मार के इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, जैकबिन क्लब का लीडर कौन था, क्योंकि ये आगे आएगा चैप्टर में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम अपने कपड़े थोड़े अलग करेंगे, हम दिखना चाहिए ना कि हम जैकबिन क्लब के। उनका लॉन्ग स्ट्राइप्स आपकी जो है वो हम कपड़े पहनेंगे, लॉन्ग स्ट्राइप वाले ट्राउजर्स पहनेंगे, ठीक है। दोज वॉन्ट बाय डॉक वर्कर्स, उन्होंने कहा हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जैसे डॉक वर्कर्स पहनते हैं, वैसे वाले। ये क्या करना चाहते थे, अपने आप को ना फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अलग दिखाना चाहते थे। जो सोसाइटी के लोग नी ब्रीचेस लाइक निक्कर टाइप का पहनते थे, नी ब्रीचेस आप गूगल करके देख सकते हो, थोड़ा ऐसे निक्कर टाइप का ड्रेस था, तो वो लोग पहनते थे, ये रिचर सेक्शन पहनते थे। इनका हम वैसा नहीं पहनेंगे, हम लंबे ट्राउजर पहनेंगे और उसके ऊपर स्ट्राइप्स होंगे, हम वैसे कपड़े पहनेंगे जैसे डॉक वर्कर्स पहनते हैं। अब ये लोग पहनने लगे इस तरह के कपड़े पहनना ही अपने आप में एक घोषणा करना था कि ये लोग जो हैं, अब पावर जो है, जो ब्रिचेस पहनने वाले हैं, नी ब्रिचेस पावर, उनकी सत्ता अब समाप्त होने का ये ऐलान कर रहे हैं कि अब हमारा ग्रुप आगे आ गया। इस तरीके की फीलिंग्स आने लग गई थी। आगे देखो, अब समर में क्या होता है, 1792 में जो जैकबिन है वो प्लान करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम हिंसक विद्रोह करेंगे, अब राजद्रोह करेंगे। माने जैकबिन क्लब वाले ध्यान से समझना, 1792 में जैकबिन्स प्लान करते हैं कि अब हिंसक विद्रोह होगा। बहुत सारे नंबर ऑफ जो पेरिस के लोग हैं, वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। और शॉर्ट किस लिए गुस्सा है, क्योंकि फूड की सप्लाई नहीं हो पा रही होती है। तो 10 अगस्त को, 11 नहीं 10 अगस्त की सुबह ये लोग पहुंच जाते हैं और ये जगह जगह जाके हमला करते हैं, तुर्सलीस पे हमला करते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं, जो राजा के गार्ड होते हैं ना तुर्सलीस में, टुलरीज जो है, वहाँ आक्रमण करते हैं और क्या करते हैं, मैस्केर्ड मार देते हैं राजा के गार्ड को। और मतलब अब तो राजा को ही ख़त्म, राजा ने नेशनल असेंबली बनने के टाइम पर कह दिया था ना, ठीक है भैया मैं मान गया पावर को, लेकिन भाई वो तो फिर मिल गया था इधर उधर के राजाओं से, पता चल जाता होगा। इतनी डीप में तो तुम्हें कहानी नहीं थी, बट यहाँ पर जैकबिन क्लब वाले जो हैं वो अब बहुत गुस्से में राजा को भी क्या है अभी मार देंगे, देखना आगे। हमला करते हैं, राजा के गार्ड वार्ड को मार देते हैं, राजा को होस्ट बना लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इलेक्शंस होते हैं, फिर लेटर द असेंबली जो होस्टेज बना लेते हैं सेवरल आवर्स के लिए राजा को। अभी देखो आगे मार भी देंगे ये। इसके बाद देखो लेटर असेंबली जो है वोट करती है कि वोटेड टू इम्प्रेशन ऑफ रॉयल फैमिली। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं फ्रॉम नाउ 21 साल के। अच्छा फिर ठीक है, अब जैकबिन क्लब बन गया, जैकबिन क्लब ने राजा को भी बंदी बना लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा अब 21 साल के ऊपर का जो भी लोग हैं, औरतों की बात अभी भी नहीं हो रही है, जो भी लोग हैं रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ जो है, उनको जो है मैन दे रखा है यहाँ पर, उनको जो है राइट टू वोट मिल जाता है। अब नई इलेक्टेड असेंबली बनती है जिसका नाम आता है कन्वेंशन। अब पहले क्या बना, नेशनल असेंबली, फिर उसके बाद जैकबिन क्लब आया, अब बना कन्वेंशन। कन्वेंशन बना अब 21 सितंबर 1792 को। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना, 21 सितंबर 1792 में अबलिश करते हैं लोग मोनार्की को, डिक्लेयर कर देते हैं फ्रांस जो है रिपब्लिक हो गया है, अब राजा का शासन हो गया ख़त्म। कन्वेंशन ने ऐसा किया, कन्वेंशन नाम याद रखना।
अब तुम्हें पता है कि रिपब्लिक कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है भाई, जिसमें पीपल इलेक्ट करते हैं अपने हेड को। अब इस तरीके से देयर इज़ नो कोई हेरिडिटी मोनार्की नहीं चलती। आप ये ट्राई कर सकते हो अबाउट अदर कंट्रीज़ में भी आप ढूंढो, मतलब आपको कहा गया है कि एक्टिविटी दी गई है कि भी देखो कहाँ कहाँ जो है वो इस तरह का शासन था। लुइस 16 जो था उसको मार दिया जाता है, ठीक है, आ गया ना कि लुइस 16 को मार दिया जाता है। किस चार्ज में मारा जाता है? चार्ज ऑफ ट्रेसन में, देशद्रोह में। गाना वो आजू बाजू के राजाओं के साथ मिल गया था तो देशद्रोह में इसको मार देते हैं। अब 21 जनवरी को 1793 में उसको पब्लिकली मार देते हैं पैलेस में। कौन से? एट द पैलेस ऑफ डे ला कॉनकॉर्ड में इसको मार दिया जाता है। क्वीन मैरी एंटोनियट को भी मार दिया जाता है थोड़े टाइम में ही। अब पेज नंबर 16 का पॉइंट है 3.1 रेन ऑफ टेरर। अब आपको लग रहा होगा कि चलो भैया राजा मर गया तो कहानी ख़त्म हो गई। नई कहानी तो अभी और भी है, बहुत ज़्यादा। रेन ऑफ टेरर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या होता है, पीरियड चलता है 1793 का 94 के बीच की बात है। ये 1 साल का पीरियड था, इतना भारी पब्लिक के ऊपर। अब रॉबेस्पियर जो था वो खुद मालिक बन के बैठ गया। उसने क्या किया, कुछ पॉलिसीज़ चलाई और उतना सीवियर उसका कंट्रोल था, इतना सीवियर वो पनिशमेंट देता था कि लोग घबरा गए थे। इवन जो उसके एनिमीज़ थे या जो भी लोग जो थे, एक्स नोबल्स हो गए, क्लर्जी हो गए, या मेंबर्स उसी की पॉलिटिकल पार्टी के हो गए, उनको भी वो छोड़ता नहीं था। वो लोग भी सब ये चाहते थे कि भैया किसी तरीके से थोड़ी तो मुक्ति मिले, ठीक है। और कोई भी अगर उसके मेथड से एग्री नहीं होता तो उसको अरेस्ट करा लेता था, इम्प्रिजन कर देता था, उसके ऊपर केस चलाया जाता था। और अगर केस खिलाफ हो गया उस आदमी के तो उसको गुलेटिन कर दिया जाता था, गला काट देते थे उसका एक मशीन पे लिटा के। अब इस तरीके से गुलेटिन क्या है, एक डिवाइस है, डॉक्टर गुलेटिन ने बनाई है। अब इससे अपने ही लोग परेशान हो चुके थे। अब कहीं ना कहीं क्या, रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी वो लॉ इशू कर देती है कि एक लॉ उन्होंने बनाया कि हर एक चीज़ का मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकता है। लेट्स सपोज मैं किसान हूँ, मेरा आलू 2 रुपये किलो, राजा ने कहते 2 रुपये किलो बिकेगा, मुझे लग रहा है नहीं 4 या 5 रुपये मिल सकता है। राजा डिसाइड करने लग गया। राजा मतलब रॉबेस्पियर अपने आप को एक तरीके से घोषित कर दिया है। हम ये तो नहीं बोल सकते राजा घोषित कर दिया, बट रॉबेस्पियर का पूरा शासन चलने लग गया था। राजा वाला शासन नहीं, लेकिन रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट चल रही थी, उसका रूल चल रहा था। तो उसने क्या कर दिया, प्राइस डिसाइड कर दिए कि क्या वेजेस होंगे, एक आदमी काम कर रहा है पर डे तो उसको क्या वेजेस मिलेंगे और क्या हर चीज़ का प्राइस होगा। यहाँ तक कि मीट और ब्रेड जो थे वो राशन कर दिए। राशन करने का मतलब होता है कि मान लो तुम्हारे घर में 4 लोग रहते हैं तो उसने कहा कि 1 किलो मिलेगा, तुम्हारे घर में 8, तुम्हें 2 किलो मिलेगा। मतलब आपके पास पैसा है पर भी आप खरीद नहीं सकते अपनी मर्जी से, उसने राशन कर दिया। अब इसके अलावा आगे क्या होता है, पीजेंट्स जो थे वो फोर्स से ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने ग्रेन्स को सिटीज़ तक और सेल करने के लिए जो भी राजा ने प्राइस फिक्स किया। अब अगेन पीजेंट्स तो दुखी होंगे ना, आप ज़बरदस्ती करोगे तो पीजेंट्स भी दुखी हो गए। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हीट फ्लावर जो था वो फॉरबिडन कर दिया। अब यहाँ पर रॉबेस्पियर ने क्या किया, मैं राजा वर्ड यूज़ कर रही हूँ इसलिए क्योंकि वो अपनी मर्जी चला रहा था, वो राजा नहीं था वो, लेकिन ठीक है। अब उसने कहा कि जो वाइट फ्लावर है, जैसे आप मैदा खाते हो तो मैदा की रोटी कोई नहीं खाएगा, इक्वालिटी ब्रेड खाओ। अब सब लोग डिगलाइट खाओ। डिगलाइट मीन्स आप गरीब आदमी के लिए और अमीर आदमी के लिए सेम वो ब्रेड थी, इक्वलिटी ब्रेड उसको नाम बोला जाता था। तो प्लेन ब्रेड, अब आप अमीर हो तो आप खा सकते हो ना अपने पैसों को अपने हिसाब से। उसने कहा नहीं हो सकता। इक्वालिटी जो थी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पीच। अब लोगों के बोलने में भी वो इक्वालिटी लाने लगा। लोग किसी को सर या मैडम नहीं कह सकते थे। उसने कहा कि नहीं, सर या मैडम नहीं बोलना है, अब आपको क्या बोलना है, मॉन्स्यूर या मदाम करके बात करनी है। अब साइटॉन या सिटीजन्स के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज, फ्रेंच मैन और वीमेन वर्ड थी, हैंसफोर्थ उनको साइटॉन और सिटियोन कहा जाने लगा कि मतलब ये वहाँ के सदस्य हैं एक तरीके से। चर्च जो थे वो शट डाउन कर दिए गए, उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो क्या कर दी गई, ब्रैकेट्स और ऑफिस बना दिए गए थे। अब रॉबेस्पियर जो था उसने लागू करी पॉलिसीज़, बहुत सख्त पॉलिसीज़, और इतनी कि उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा नहीं भाई थोड़ा मॉडरेशन लेकर आइए इसके अंदर, थोड़ा सा इतनी सख्ती भी नहीं होनी चाहिए था उन लोगों को लगने का। फाइनली क्या हुआ, जुलाई 1794 में इसको अरेस्ट कर दिया गया। इसको अरेस्ट कर लिया, इसी की गवर्नमेंट ने, और बुलेटिन पे इसकी भी गर्दन काट दी भाई, ये भी ख़त्म हुई। अब ये भी मरा जैकबिन क्लब वाला हमारा। अब रॉबेस्पियर के ख़त्म होने के बाद फिर कुछ और आएगी गवर्नमेंट, तो आता है डायरेक्टरी रूल फ्रांस में। फेल होता है जैकबिन गवर्नमेंट, तो एकदम एक ही साल में ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है वेल्डियर मिडिल क्लासेस को कि उनके हाथ में पावर आ जाए। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस होता है जो कि डिनाइड द वोट टू नॉन पॉपुलेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़। अब फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसने फिर से क्या किया कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अगेन फिर से वही वाली बात हो गई कि वो जो हैं वो नहीं कर सकते, मतलब एक तरीके से वोट नहीं डाल सकते। ये प्रोवाइड करता है इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट प्रोवाइडेड, अब जो गवर्नमेंट आई है तो उसमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी
देन इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड, हाँ दो बनाई थी, जिससे कि पता है ये चाह रहे कि पावर अब किसी एक के हाथ में ना हो, क्योंकि उन्होंने हश्र देख लिया राजा के टाइम पे, नेशनल असेंबली, उसके बाद रॉबेस्फियर के टाइम पे। अब इन्होंने कहा नहीं, हम 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाएंगे जहाँ पे कानून बनेंगे। देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, फिर डायरेक्टरी अपॉइंट की जाएगी उनकी वजह, उनकी मदद से। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव बनाया जाएगा। अब दिस वाज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव, मतलब वही वाली बात आ गई घूम फिर के कि ये नहीं चाह रहे थे कि एक आदमी के हाथ में पावर आए, तो इस तरीके से पावर को बांट दिया गया, डिवीजन ऑफ पावर किया गया यहाँ पर। लेकिन पता है ये लोग आपस में ही लड़ने लग जाते थे। ये क्या हो रहा था यहाँ पे, जो एग्जीक्यूटिव्स थे इनकी इनकी बन नहीं रही थी, जो डायरेक्टर्स थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग थे, ये लोग आपस में ही लड़ने लग जाते थे। और फाइनली अब पिक्चर में आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई। मिलिट्री जैसे पाकिस्तान में थोड़ा चलती है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी आई। और फिर क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट पिक्चर में आते हैं, वो 10th में आप पढ़ेंगे इनके बोनापार्ट के बारे में। अब इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की आ रही थी, लेकिन इन सारे विद्रोहों ने एक चीज़ दिखाई, सबका क्या था, फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों के पास इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, फ्रेटर्निटी, भाईचारे के बारे में बता रहे हैं। उस तरह के आइडियाज़ लोगों के पास है। पॉलिटिकल मूवमेंट्स बहुत सारे हुए फ्रांस में एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। इस तरीके से चलता रहे, पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलते ही रहे। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर, अब हमारा 4th, 5th और 6th 3 पॉइंट और बचे हैं, 3 हमने कर लिए हैं। अगले वीडियो में बनाते हैं, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, 40 मिनट्स का ऑलरेडी हो गया है। इस पार्ट को करती हूँ यहाँ पे फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।